अनुप्रिया जी, मैं आपके पास आ जाता हूँ। जैसे ही जो जिस चीज़ को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चूँकि आपसे हम 2 भूमिकाओं में रिएक्शन चाहेंगे। एक तो पहला, एक महिला होने के नाते, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपकी पार्टी लाइन पर, और पार्टी लाइन वाली बात बाद में भी होगी। तो अनुप्रिया जी, जो बात हो रही है नीतीश कुमार के बयान को लेकर के, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, उस पर जो हो हल्ला मचा हुआ है अभी, क्या जिस शर्मिंदगी का ज़िक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी में जो महिला हैं, क्या उनको वो शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? क्या वो इस बात से आहत नहीं हो रही हैं कि नीतीश कुमार एज़ अ मुख्यमंत्री इस तरीके का स्टेटमेंट सदन के अंदर देते हैं? क्या उसको लेकर के क्या बातचीत आपकी पार्टी की जो महिलाएँ हैं, वो हैं, या आपकी पार्टी से बाहर भी जो महिलाएँ आपके संपर्क में हैं, आप लोगों के संपर्क में हैं, उनके बीच में इसको क्या चर्चा चल रही है इसको लेकर के? राम प्रकाश जी, सब आपको और आप हमारे पैनलिस्ट जितने भी सभी को नमस्कार। और मैं क्षमा चाहूंगी, मैं किसी कारणवश से मैं लेट आप ज्वाइन कर पाई। देखिए, जो विषय है बहुत ही, मैं कहती हूँ कि संवेदनशील भी है और गंभीर भी है। और मैं कहती हूँ कि समाज में अब इन चीजों पे बातचीत की जरूरत भी है। ये मेरी अपनी निजी राय है। आप मुझसे, आपने कहा कि महिला होने के नाते आपकी क्या आप सोच है, क्योंकि आप, मैं पार्टी प्रवक्ता हूँ जेडीयू की, ये मैं बाद में कहूंगी। लेकिन मुझसे पहले भी अभी अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद जो बातें कही, और खुद ही उन्होंने अपनी आलोचना भी कर ली, माफी भी मांग ली। और सर ने ठीक ही कहा कि ये भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी भी राजनेता ने अपने बोले गए शब्दों पे माफी मांगा। ठीक है। और सारे बातों को जो मैं बोलने वाली थी, शायद मेरी सारी बातें सर ने अभी कह दिए हैं। लेकिन कुछ और बातें हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात है, जर्सी गाय की बात है। कभी आप राजनीतिक मर्यादा इतनी कम हो गई है कि महिलाओं के लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करें। हम राजनीति में इतने नीचे गिर गए हैं कि अपने प्रतिद्वंदियों को हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए, भाजपा जो आज जिस चीज को लेकर के वो हल्ला कर रही है, चाहे बिहार भाजपा की टीम हो या दिल्ली भाजपा की टीम हो, वो इस पूरे देश के सामने बेनकाब है, क्योंकि इनके कई नेताओं ने इस तरह की बातें कही हैं। कुछ दिन पहले मैं याद दिला दूं आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नए सदन में उन्होंने कहा था कि आपके शब्द और आपके आचरण बताएंगे कि इस सदन में बैठेगा कौन। ठीक है। उसी के कुछ दिनों के बाद में आप उनके एमपी को विधुरी को साहब को आपने सुनते हुए देखा था, किस तरह से उन्होंने जाति सूचक बातें कही और धर्म सूचक उन्होंने गाली दिया वहां के वीएसपी के मैं कहती हूँ सांसद को। और उनके पीछे ही जिस तरह का चरित्र मुझे लगता है विधानसभा को लेकर के दिखाया जाता है, चित्र का जो विवरण हो रहा था कि देखिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, पीछे बैठे हुए विधायकों की किस तरह की हंसी आ रही है। तो सेम हम लोगों ने एक चेहरा उस समय भी देखा था कि देश के पूर्व कानून मंत्री पीछे बैठे हैं, वो मजे ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने टोका नहीं किस तरह के शब्दों की बात होनी चाहिए। और अभी तक भी विदुरी ने खुद से माफी नहीं मांगी। तो इससे बड़ा तो मैं कहती हूँ कि एग्जाम्पल देश में कहीं नहीं है कि जिसको खुद से किसी ने रियलाइज किया, और मुखिया, एक प्रदेश के मुखिया ने माफी मांग लिया। और देखिए, माफी भी मांगा क्यों, अगर हम इस पूरी घटनाओं को आप लोग समझिएंगे, बात करेंगे, ये जो पूरी चर्चा हो रही थी बिहार में, कि बिहार में जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जाति आधारित जो गणना होनी थी या जनगणना जिसको होती है, वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कई कारणों से कहा कि हम अपने इस कार्य को नहीं कर सकते हैं, या उनकी राजनीतिक मजबूरी जो भी रही हो। लेकिन बिहार सरकार ने यह कहा कि हमें यह करानी चाहिए, क्योंकि हमें यह देखना है कि आखिर हम इतनी सारी योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं या अपने हिसाब से इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें लगता है कि कुछ जाति, कुछ धर्म और कुछ लोग ऐसे भी हैं प्रदेश में जो बिहार के विकास की मुख्यधारा से वंचित रह गए हैं। उन्हें हम किस तरह से जोड़ पाए। क्या ऐसा है क्या कि कई लोग ऐसे हैं कि किसी जाति के होने के कारण उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, किसी धर्म के होने के कारण लाभ नहीं उठा पा रहे? तो उन्होंने कहा कि हम जाति आधारित गणना करेंगे, उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगे उसके आधार पर हम योजनाओं का निर्माण करेंगे। और रिजर्वेशंस में बदलाव की बात तो ये तो अब निकल के आई है, पहले इस तरह की बातें नहीं हुई थी। देखिए, मुख्य जो भटकाने का प्रयास हुआ है, और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मैं थोड़ा इतिहास को बताऊंगी कि जब प्रथम बार मुख्यमंत्री जी बतौर मुख्यमंत्री 2005 में बनते हैं, उसके बाद ही उन्होंने महिलाओं के प्रति जो उनका कार्य रहा है, आप देखेंगे, चाहे महिलाओं को शैक्षणिक रूप से मजबूती करने का हो, या उनकी राजनीतिक मजबूती की बात हो, या उनकी सामाजिक मजबूती की बात हो, हर धरातल पे में हर पहलुओं पर उन्होंने काम किया है। पहले महिलाएं जो है बिहार में, या लड़कियों की जो जिम्मेदारी बस इतनी थी कि वो घर परिवार को संभाले। लेकिन जब उनके बनने से आप देखेंगे कि गांव में जिस तरह से साइकिल योजना का लागू होता है बिहार में, कई लड़कियां अपने घर से निकलती हैं, शिक्षा ग्रहण करती हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अब
बिहार पहला ऐसा प्रदेश था राम प्रकाश जी कि जिसने 35% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया था हर नौकरी में, पूरे बिहार, पूरे देश में 35% रिजर्वेशन, और महिलाओं को दिया। यह नहीं कहा कि ओबीसी की महिला होगी, एससी की महिला होगी, एसटी की नहीं, उन्होंने कहा कि महिला जो समाज में ऑलरेडी पिछड़ी है, जिनके दायरे बहुत सीमित करके रखा है समाज ने, उन्हें अब उनकी जिम्मेदारी जो है घर परिवार के बाहर समाज में भी होनी चाहिए, राजनीति में होनी चाहिए। 50% आरक्षण महिलाओं को है पंचायती राज में और नगर निकाय के चुनाव में, महिलाओं को। मैं जाति की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ। तो जिनका कार्यशैली और जिनके जो सोच पूरी रही है महिलाओं के उत्थान के लिए हो, और बिहार ने एक बड़ा फैसला लिया था शराबबंदी, इसका भी बहुत विरोध हुआ। मैं कहती हूँ अभी भी हमारे लिए चैलेंज है, बतौर सरकार हमारे लिए बहुत चैलेंज है कि इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कई अभी भी जत्थे पकड़ाते हैं, लेकिन महिलाओं की मांग पर महिलाओं ने कहा कि साहब ऐसा है कि हमारे जो मर्द हैं या हमारे पुरुष घर के हैं, वह जो पैसा कमाते हैं वो शराब पी के खत्म कर देते हैं, हम परिवार चलाने में ऐसा सक्षम नहीं हो पाते हैं। उनकी मांग पे कई ऐसे योजनाओं का, कई ऐसे निर्णय बिहार में लिया गया। ठीक है, मैं मानती हूँ जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने शब्दों को कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूं, मुझे लगता है कि इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जब खुद उन्होंने माफी मांग लिया। और मैं कहती हूँ कि मैं भी एक प्रवक्ता होने के नाते, मैं क्योंकि पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं भी माफी मांगती हूँ कि अगर भावना आहत हुई है, लेकिन भावना आहत होती कब, जब ये ऐसी बातें प्रथम बार कभी मैं कहती हूँ कि हमारे समाज में बीच में होता। कुछ दिन पहले हमारे साथ, हमारे बीच में एक फिल्म भी आई थी OMG 2, अगर आपने देखा होगा तो उसमें भी जिस तरह से सेक्स एजुकेशन की बात हो रही थी। बेसिकली अब यह समय है कि हम महिलाओं को हर तरह से मजबूत करें और हर तरह से उन्हें अवेयर करें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप कितने मजबूत हैं और आपका फैसला कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि अगर आप मैरिड भी हैं और आप मैरिड भी हैं और आपके जो हस्बैंड है या आपके जो परिवार में है, आपने अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप वहां भी ना कह सकते। कानून ने इसे इजाजत दिया है कि ना का मतलब ना होता है। महिलाओं को ये समझने की जरूरत है कि अब उनके अधिकारों का हनन जो है ये पुरुषों के का ये दायरा नहीं है कि पुरुष तय नहीं करेंगे कि हमारी जीवन कैसे चलेगी। हमारी भी अपनी अपनी मर्यादा है, हमारी भी अपनी इच्छा है, उसी अनुसार हम जिएंगे। तो इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बेसिकली उन्होंने कहा कि जो प्रजनन दर की बात हो रही थी कि जब हम सरकार में आए थे और उसके बाद अब की बातें हैं, कई 2% कई मैं कहती हूँ कि वो वहां पे घटा है। महिलाएं शिक्षित हुई हैं, महिलाओं को पता चला है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ परिवार में नहीं है, समाज की भी है, इस देश की भी है और इस प्रदेश की भी है। तो ये उनका बोलने का संदर्भ, अगर ये शब्दों का मैं कहती हूँ कि ये एक लहजा कह सकते हैं कि अगर पसंद नहीं आया माफी मांगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप बिहार में आप घूमेंगे ना, फिर कहती हूँ कि मैंने एक ही बातें कही है, मैं आपके शो में बैठी हूँ और पहले भी कही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के शब्द और माननीय मुख्यमंत्री जी की माफी दोनों पब्लिक डोमेन में है। बिहार की महिलाएं वो देख रही हैं कि ये जो कहा गया था ये महिलाओं को नीचे गिराने की बात बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि उन्होंने कहा उसमें भी, अगर मैं क्योंकि थोड़ी मर्यादा है मैं कह रही हूँ, उन्होंने कहा कि पुरुष की चलती है लेकिन महिलाएं अब तय करती हैं कि हमें अब किस तरह के चीजों को हमें एक्सेप्ट करना नहीं करना है। तो इसीलिए उन्होंने महिलाओं को वहां भी डोमिनेटिंग रखा है। तो यहाँ पे कभी भी मेरा जो मानना है, मैं पार्टी की प्रवक्ता जरूर हूं और मैं बिहार की रहने वाली हूँ, मेरा अपना मानना है कि कहीं से भी ऐसी कोई बातें नहीं थी जो समाज में पहली बार हुई थी। और अगर ये पहली बार हुई है, मुझे लगता है कि अब देश में चर्चा हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इतना ही संवेदनशील हैं और इतनी उनकी चिंता महिलाओं को लेकर के है, तो साहब आपको मणिपुर पे क्यों विपक्ष को लाना पड़ गया? आपको क्यों विपक्ष की मजबूरी में आपको बोलना, आप मजबूर हुए बोलने के लिए? इसके पहले तो आपको मणिपुर याद नहीं आ रहा था? पहलवान बेटी जिसके साथ में आपके सांसद ने किया अभद्र व्यवहार, जिस सांसद से मिलने के लिए पत्रकार महिला जा रही थी उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लेकिन आपने सत्ता में बने रहने के लिए ना ही आपने फटकार लगाई, ना ही आपने इस्तीफा की मांग की, ना ही आपने उन पहलवान बेटियों के साथ में खड़े रहे, क्योंकि आपके लिए आपकी कुर्सी इंपॉर्टेंट थी, आपके लिए आपकी अपनी पार्टी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन वो महिलाएं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, और आज आपने फेडरेशन जो आपकी है, देखिए आपको वहां मौका भी नहीं मिला। आप देखिए आपकी स्थिति कहाँ है, आप विश्व में कहाँ पे हैं। तो मुझे लगता है कहीं से भी यह बातें जो राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है और जो अपने आप को महिलाओं के उत्थान की बात और महिलाओं के हकदार की बात कर रहे हैं, वो इस
समाज के सामने में नग्न है, उनकी जो चरित्र है वो देश की जनता के सामने में है कि उनका चाल और चरित्र जो है जनता जानती है किस तरह से दो चेहरे के साथ में है। मणिपुर की सरकार में कौन है? सरकार में बीजेपी है। बार बार कहते हैं आप हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो सरकार में सुशासन होगा। यूपी में क्या हुआ? मैं आपने एक घटना भूल गए, बिल्किस बानो के साथ में क्या हुआ? उसके जो दोषी थे उनको माला पहनाने वाले कौन थे और दिन कौन सा था? 15 अगस्त। उस दिन आप माला पहना के स्वागत कर रहे थे। ये आपका चेहरा है, ये आपका चरित्र है, ये हमारा नहीं है। हमारे यहाँ हम बीजेपी के साथ अलायंस में भी रहे हैं और बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अगर बिहार में किसी तरह से मैं कहती हूँ सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया है, उन्हें भी हमने उस सलाखों के पीछे किया है, चाहे हम महागठबंधन में रहे हो या हम एनडीए में रहे हो। तो हम हमारी जो कार्यशैली है कि न्याय के साथ विकास, समाज में सभी का विकास होना चाहिए, सभी का उत्थान होना चाहिए और खासकर महिलाओं का होना चाहिए। देखिए, अगर एक महिला शिक्षित होती है, एक महिला प्रगति करती है तो वो एक महिला नहीं, दो परिवार होता है, एक समाज होता है, एक प्रदेश होता है, मैं कहती हूँ देश होता है। तो आप आधी आबादी को दरकिनारा करके नहीं चल सकते हैं। और दरकिनारा आपने आपके रिजर्वेशन बिल को भी देखा है, बिहार देश ने देखा किस तरह से आप ओबीसी का कार्ड खेलते हैं, लेकिन ओबीसी महिलाओं के आप हकदार नहीं, हक की बात नहीं करते हैं। मैं फिर कहती हूँ, सॉरी प्रधानमंत्री मोदी जी, आप अपने जन्म से पिछड़े नहीं है, तो हर कार्ड को आपने अपनाया, आप अपने कलम से पिछड़े हैं लेकिन हर कार्ड को आपने अपनाया। आनन फानन में विशेष शस्त्र बुला करके के आपने महिला आरक्षण बिल को रखा, वो भी आधी अधूरी। जो 2024 में महिलाओं को लाभ नहीं होना है लोकसभा चुनाव में, वो 29 में होगा कि नहीं होगा, परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद में वो लागू होनी, वहां भी जनगणना होनी है साहब। अब आप करा लीजिए तो मुझे लगता है फायदेमंद होगा। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत वरिष्ठ भी सभी वक्ता हैं, मैं तो एक ही को सुन पाई और मुझे लगता है कि अब मैं आप सभी के बीच छोड़ती हूँ और मैं अपनी बातों को ही विराम देती हूँ। चलते चलते आप तीनों से सर मेरा एक सवाल रहेगा। अनुप्रिया जी पहले आप जवाब दीजिएगा, फिर बाकी फिर शशि सर देंगे और लास्ट में सर से इसको समझूंगा मैं कि ये जो बयान अभी दिया गया उससे जेडीयू का नुकसान होगा या जो बयान काउंटर में हो रहे हैं उससे जेडीयू का नुकसान होगा, भाजपा का नुकसान होगा? किसके लिए ये बयान सियासी तौर पर नुकसानदायक होगा? आप तीनों से मेरा ये सवाल रहेगा। मैं राम प्रकाश जी, ये पूरी जो प्रकरण हुई है ये सभी मैं बताती हूँ कि बतौर मैं जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता और मैं बिहार की एक नागरिक होने के नाते कहीं से भी ये जनता दल यूनाइटेड का या इंडिया अलायंस का कहीं से भी ये समस्या खड़ी नहीं होती। हमने एक चर्चा रखा है और हमने एक विषय रखा है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समाज के सामने रखा है। तो मैं कहती हूँ राजनीतिक रूप से कहीं से भी नहीं हमारी कोई नुकसान हो रही है, लेकिन हाँ जरूर भाजपा का दोहरा चरित्र सामने निकल के आया है। भाजपा की जो हर वक्त कुर्सी की राजनीतिक है, हर वक्त कुर्सी पाने की जो उनकी होड़ मची रहती है, चाहे वह आप मैं कहती हूँ कि सत्ता का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप किसी तरह का बल का इस्तेमाल कीजिए। आप अभी देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इलेक्शन या महाराष्ट्र में जिस तरह से इनकी सरकारें बनी, यही रणनीति इनकी बिहार में भी थी। और बिहार के जितनी भी जनता है वो बहुत ही सजग है और बहुत ही शिक्षित हैं। उनको पता है कि उनके हित के लिए कार्य क्या हुआ है। हमारे नेता बार बार कहते हैं, ना हम जात की राजनीति करते हैं, ना जमात की राजनीति करते हैं, हम कभी भी वोट की राजनीति नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। तो वोटरों के लिए हमने जो है काम किया है, बिहार की जनता के लिए हमने काम किया है और उसी काम के बदौलत माननीय मुख्यमंत्री जी 2005 से बार बार कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे रहे हैं और मुख्यमंत्री बने भी हैं। आप देखिए, जब 2015 वो वर्ष था, मैं थोड़ा सा राजनीतिक इसको बताना चाहूंगी। 2014 जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, देश के सामने में एक बहुत ही चमत्कारी चेहरा और बहुत ही एक मैं कहती हूँ उभरता हुआ सितारा सबके सामने थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। लेकिन उसी के एक वर्ष बाद 2015 में बिहार में विधानसभा होता है और दो अलग अलग मैं कहती हूँ पार्टी, जो जेडीयू और आरजेडी कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ती थी, और वो एक साथ में इलेक्शन जब लड़ती है तो ये यही बिहार की जनता, जिसको मैं मालिक कहती हूँ, उन्होंने अपार बहुमत के साथ में सरकार में यहाँ बैठाई इसको। देखिए, बिहार की जनता को पता है कि हम हमारे लिए कौन कार्य कर सकता है, क्योंकि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली को मैं देखूं और पूरे कार्यकाल को देखूं तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, आप बिहार के हर एक स्ट्रक्चर्स को मैं देखूंगी, हर एक पैमाने पर वर्क हुआ है। आप रोड के बारे में बात कर ले, आप व्यवस्था के बारे में बात कर ले, आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर ले, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात में क्षेत्र में बात कर ले, हर एक वो कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जहां काम नहीं हुआ है। तो बिहार की जनता को पता है कि हमारे लिए कौन कार्य कर रहा है। हाँ, ये प्रकरण मुझे लगता है कि बिहार की जनता और देश की जनता के सामने में
ये राजनीतिक रूप से भाजपा का जो चरित्र है वो सामने जरूर जाकर हुआ है।